to the Abbas Academy of Science, Nagpur. In previous video, we have discussed about some introduction of spectroscopy. Spectroscopy का introduction बताया मैंने कि आपके what is the exact meaning of spectroscopy, और उसके बाद मुझे चलना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तरफ। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। सर, स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एक फिजिकल टेक्निक ऑफ एनालिसिस है जहाँ पर मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कांटेक्ट में लाया जाता है। मैटर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में इंटरैक्ट होता है। इंटरैक्शन के बाद आप लोगों को जो कुछ भी ग्राफ मिलता है, जो कुछ भी स्पेक्ट्रा मिलता है, सर उस स्पेक्ट्रा को हमें जज करना होता है और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होती है। तो मैंने फिर पहले ही कहा था आप लोगों को कि सिंगल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक डू नॉट गिव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में आप लोगों को अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच या अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप ये आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उस सभी इंफॉर्मेशन को गैदर्ड करके हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि इंटरेक्शन बिटवीन, अगर हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर, तो दो चीज़ें हमारे माइंड में हैं, मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट होती है और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। तो मैटर तो आप लोग 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ चुके हो कि मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस विच हैव डेफिनाइट मास, डेफिनाइट कंपोजिशन, डेफिनाइट वॉल्यूम। सर कुछ तो भी डेफिनाइट मास है जिसका कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है। तो कोई भी मैटर आप ले लो वो एटम से बना हुआ है और एटम के अंदर होता है एक छोटा सा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहते हैं सर इलेक्ट्रॉन। मतलब कहीं तो भी मैटर के पास हिडन चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस मैटर के चार्ज के साथ में इंटरेक्शन कर सकती है। नहीं तो फिर मैटर ये एटम से बना हुआ है तो डेफिनेटली दिस एटम्स, दिस मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, ये मोशन में है। और यदि ये एटम मोशन में है तो मोशन ट्रांसलेशनल रह सकता है, रोटेशनल रह सकता है, वाइब्रेशनल रह सकता है। तो डेफिनेटली इनके पास उस मोशन के वजह से कुछ एनर्जी भी होगी। न्यूक्लियस है एटम में तो न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है, तो न्यूक्लियस के भी मोशन की वजह से न्यूक्लियस के पास में एनर्जी है। कहने का मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये हमारे मॉलिक्यूल के अंदर छुपे हुए चार्ज के साथ में इंटरैक्ट हो सकती है, या फिर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे मॉलिक्यूल के पास रहने वाली अलग अलग प्रकार की एनर्जी के साथ में इंटरैक्ट हो सकता है और मुझे ग्राफ दे सकता है। तो अभी मुझे चलना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर पढ़ेंगे, ना कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंफॉर्मेशन आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के काम में आती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो जैसे कि सर इसके नाम में ही कुछ तो भी छुपा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। कोई सोर्स से निकलने वाली रेडिएंट एनर्जी है। सो रेडिएशन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ रेडिएंट एनर्जी। सो इट इज रेडिएंट एनर्जी विच अराइजेस विच कम्स फ्रॉम एनी सोर्स। कोई सोर्स से बाहर निकलने वाली एनर्जी को आप लोग कह रहे हो रेडिएंट एनर्जी। अब ये रेडिएंट एनर्जी जो है इसके पास दो प्रकार की प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसके पास में, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब ऐसी दोनों फील्ड या दोनों प्रॉपर्टीज रहने वाली जो कुछ भी रेडिएंट एनर्जी होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ रेडिएंट एनर्जी अराइजेस फ्रॉम एनी सोर्स एंड विच हैव two type of behavior, electrical behavior and magnetic behavior also। यदि आप लोगों को चार्ज के बारे में पता है कि कोई भी चार्ज अगर एक जगह पर स्टेडी रहता है तो आप उसको कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। अगर चार्ज एक जगह पर ठहरा हुआ है, अगर चार्ज एक जगह पर स्टेशनरी है तो डेफिनेटली सर मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेशनरी रहेगी। लेकिन यदि चार्ज मोशन में है, यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड मोशन में है,
तो डेफिनेटली सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है, मतलब कम ज़्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली सर मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनी हुई या इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक ऐसी दोनों प्रॉपर्टीज शो करने वाली रेडिएंट एनर्जी जो कोई सोर्स से अराइज हुई है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं इन शॉर्ट लिखूंगा EMW, जब कभी सामने मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं EMW कहूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अभी सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हमें बात करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सप्लेन करके दे देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। सर सबसे पहली प्रॉपर्टी तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इट हैज़ अ टू कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। सो हैव टू कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। दूसरी ये जो दोनों फील्ड जो है, ये दोनों फील्ड जो है, ये दोनों कंपोनेंट जो है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे कि अगर मैं कोई वेव कंसिडर करता हूं, सो सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस अलॉन्ग विच द वेव इज मूविंग। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेव मूव कर रही है। ये रहा सपोज टू बी वाई एक्सिस और ये आर पार जाने वाला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आर पार जाने वाला जेड एक्सिस। तो ये मैंने अभी एक्स और जेड एक्सिस ड्रॉ किया है, ये एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। तो इसे मान के चलता हूं मैं वाई एक्सिस और ये आर पार जाने वाला। अब कोई बोर्ड 3 डायमेंशनल थोड़ी ना है, तो इमेजिन कर सकते हैं आर पार जाने वाला मतलब इस डायरेक्शन में रहने वाला जो एक्सिस है उसे हम लोग कहेंगे कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मैंने ड्रॉ किया। यदि कोई वेव ट्रैवल कर रही है तो उस वेव के पास में दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ये रहा सपोज टू बी एक्स एक्सिस। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से जो मैंने फील्ड दिखाया है, मैं इसे मान के चलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये। तो सर अब मैं बात करता हूं कि उसके फील्ड का जो डायरेक्शन है कैसा है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन फील्ड प्रोपोगेट हो रही है इस तरीके से, मतलब ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये जो पहाड़ी वाला पोर्शन है उसको क्रिस्ट कहा जाता है, ये जो खाई वाला पोर्शन है, ढलान वाला पोर्शन है, उसको ट्रफ कहा जाता है। तो ये क्रिस्ट और ट्रफ कौन से डायरेक्शन के अलोंग है, तो मैं कहूंगा अलोंग वाई एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज एक्स एक्सिस, लेकिन ये क्रिस्ट और ट्रफ का अगर डायरेक्शन देखोगे तो ये है अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के मतलब सॉरी अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर आपको दिखता है तो ये क्रिस्ट है, नीचे आपको दिखता है तो आप लोग कहोगे ट्रफ है। तो ये रहा क्रिस्ट और ट्रफ का ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, लेकिन इसका क्रिस्ट ऐसे था अलोंग वाई एक्सिस। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रिस्ट ट्रफ है ये ऐसे रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिस्ट और ट्रफ ऐसे अलोंग वाई एक्सिस, प्रोपोगेशन तो एक्स एक्सिस पर ही हो रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिस्ट आपके तरफ, मेरे तरफ, आपके तरफ, मेरे तरफ, मतलब ये रहा एक क्रिस्ट ट्रफ और ये रहा दूसरा क्रिस्ट ट्रफ, मतलब अलोंग वाई एक्सिस एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिस्टफ है और अलोंग जेड एक्सिस ये मैग्नेटिक फील्ड का क्रिस्टफ है और दोनों मूव हो रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो मैं अगर डायग्रामेटिकली अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ये रहा हमारा क्रिस्टफ। तो इसको शेडेड पोर्शन से, रेड शेडेड पोर्शन से मैं यहाँ पर शो करता हूँ। तो ये रहा सर हमारा रेड पोर्शन से जो आपने रिप्रेजेंट किए उसे आप लोग कह रहे हो कि दिस इज
मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो ये सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, एंड बोथ दीज टू कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के तरफ, तो तीसरी प्रॉपर्टी के तरफ अगर चलता हूं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल भी रह सकती है और इनविजिबल भी रह सकती है। विजिबल और इनविजिबल भी रह सकती है। जैसे कि आप लोग अगर देखते हो कि विजिबल रेडिएशन जिसको कहते हो, विजिबल रेडिएशन भले ही व्हाइट कलर की आपके तरफ पहुंच रही हो, लेकिन वो 7 रंगों से बनी हुई है। वायलेट, VIBGYOR कहते हैं आप लोग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और वैसे ही येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर की रेडिएशन से बना हुआ है विजिबल रीजन। तो ये विजिबल मतलब हमारे आंखों से दिखाई देने वाली है, इसलिए हम लोग उसको विजिबल रेडिएशन कहते हैं। जबकि आप लोग रेडियो वेव्स अगर देखोगे जिसकी बदौलत मोबाइल काम करता है, तो सर ये रेडियो वेव्स तो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, एक्सरेज हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती, तो ये इनविजिबल टाइप की रेज है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बी विजिबल और इनविजिबल। चौथी अगर बात करता हूँ, सो इट शोज अ ड्यूअल नेचर, इट शोज ड्यूअल नेचर। इसका मतलब सर कुछ थेरीज कहती है कि लाइट ये पार्टिकल नेचर शो करता है, तो कुछ थेरीज कहती है लाइट वेव नेचर शो करता है। पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी शो करता है। मतलब पार्टिकल मतलब ये जो लाइट है, ये जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये एक कुछ नहीं तो पार्टिकल है, रिजिड पार्टिकल है। जबकि कुछ थ्योरी कहती है नहीं सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होना चाहिए। सो सर कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज को पार्टिकल नेचर है ये मानकर साबित किया जाता है, तो कुछ वेव्स, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उसको वेव मानकर साबित किया जाता है। सो सर ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोज ड्यूअल नेचर। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी इज लाइक लाइट। लाइट की वेलोसिटी आप लोग क्या लिखते हो? लाइट की वेलोसिटी लिखते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही लिखते हैं आप लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सर जितनी वेलोसिटी ऑफ लाइट है उतनी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी क्या है सर? स्पीड है। जनरली अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो लाइट हम किसको मानते हैं? विजिबल रेडिएशन को। सर लाइट जिसको हम जो विजिबल रीजन है, विजिबल रेडिएशन है, उसको हम लोग लाइट कंसिडर करते हैं। So that visible region, that light in your language, that is a part of electromagnetic radiation। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। वो ऐसी रेडिएशन है जो मेरी आंखों से दिखाई देती है, जिसकी वजह से मुझे दुनिया की चीज़ें दिखाई देती है। तो विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशन जिसको आप लोग सिंपली लाइट कहते हो, प्रकाश कहते हो, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रिमेंबर दैट। तो जितनी विजिबल रेडिएशन की स्पीड है उतनी ही स्पीड आप लोगों को कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आप लोगों को दिखती है। सो वेलोसिटी इज लाइक लाइट। उसके बाद में लाइट को प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे साउंड के प्रोपोगेशन के लिए आपको मीडियम चाहिए होता है। चांद में कोई एनवायरनमेंट नहीं, मीडियम नहीं, तो चांद में मेरी आवाज़ आपको चांद पर सुनाई नहीं देगी। साउंड वेव्स नीड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। बट रिमेंबर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट को सर कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। चांद तक भी रोशनी पहुंचती होगी सूरज से निकलने वाली। सो नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। नो मटेरियल मीडियम इज, कोई सॉलिड लिक्विड गैस की जरूरत नहीं है। नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोपोगेशन के लिए कोई भी आप लोगों को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। जहां मीडियम नहीं, जहां एनवायरनमेंट नहीं, वहां पर भी ये लाइट की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हो सकती है, प्रोपोगेट हो सकती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द बेसिस of their wavelength, lambda, on the basis of their energy. So सर हमारे पास में जो कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। जैसे कॉस्मिक रेज अगर देखोगे, एक्स रेज अगर देखोगे तो इनकी एनर्जी आपको ज्यादा दिखती है, वेवलेंथ कम। और अगर आप रेडियो वेव्स अगर देखते हो, माइक्रोवेव्स अगर देखते हो तो इनकी वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम। तो सर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, एनर्जी की वैल्यू कम है। तो कौन से जो हमारे पास जो कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। तो ऐसे अलग अलग वेवलेंथ रहने वाली, अलग अलग एनर्जी रहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है और उसकी वेवलेंथ के वैल्यू के हिसाब से, उसकी एनर्जी के वैल्यू के हिसाब से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सो कौन से रीजन होते हैं, तो उस रीजन की हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक अगर होती है तो होती है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज से कम एनर्जी वाली जो रेडिएशन होती है उसको कहा जाता है गामा रेज। गामा रेज से अगर कम एनर्जी की रेडिएशन अगर देखते हो, गामा रेडिएशन के से कम एनर्जी वाली रेडिएशन अगर देखते हो तो उसको कहते हो आप लोग एक्स रेज। एक्स रेज से कम एनर्जी वाली जो रेडिएशन है उसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से भी कम एनर्जी वाली जो रेडिएशन है उसको कहते हैं हम लोग विजिबल रेज, जिसको हम लोग लाइट कहते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं विजिबल रेज से भी कम एनर्जी वाली जो होती है वो होती है इंफ्रारेड, IR रेडिएशन। सो IR रेज, IR रेडिएशन से भी कम एनर्जी होती है माइक्रोवेव्स के पास में, और वैसे ही इन माइक्रोवेव से भी कम एनर्जी वाली जो रेडिएशन होती है उसको हम लोग रेडियो वेव्स कहते हैं। तो ये जो कुछ भी मैंने जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके डिक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से अरेंज किया। डिक्रीजिंग एनर्जी, लेफ्ट हैंड साइड की रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा है और राइट हैंड साइड के रेडिएशन की एनर्जी आपको कम दिखती है। सो वी हैव अरेंज्ड ऑल द नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती है। दोस्तों कैसे होती है उसका हिसाब देता हूं मैं सामने। सो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से तो मैंने क्या किया, जो कुछ भी हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैंने उनके इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज किया या डिक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से अरेंज किया, और जो कुछ भी मुझे यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, तो जब कभी सर आप अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके डिक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से अरेंज करते हो या इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करते हो, तब जो कुछ भी आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। सो हियर वी आर गेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विजिबल रेडिएशन की अगर बात करते हो तो विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लगभग 800 नैनोमीटर। IR रेडिएशन की अगर एनर्जी देखते हैं तो IR रेडिएशन की वेवलेंथ अगर देखते हैं तो 800 नैनोमीटर से 20,000 नैनोमीटर, मैंने 20K लिखा, के मतलब 1000। सो 20,000 नैनोमीटर ये उसकी वेवलेंथ होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं विजिबल रेडिएशन से भी
कम एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी रहने वाली यूवी रेडिएशन, कम वेवलेंथ रहने वाली यूवी रेडिएशन, तो इनकी रेंज होती है 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, और उससे भी कम वेवलेंथ होती है एक्सरेज की, उससे भी कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की, और सबसे कम वेवलेंथ होती है कॉस्मिक रेज की। रिमेंबर दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वो सामने एक्सप्लेन हम लोग करेंगे भी। तो ये सर कुछ मैंने रेडिएशन को यहाँ पर लिखा है। तो सर ये एक्सरेज वगैरह जो है हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये क्रिस्टलोग्राफी में यूज़ करते हैं, यूवी रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं, विजिबल रेडिएशन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं, आईआर रेडिएशन हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव्स हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स हम लोग यूज़ करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो मैंने क्या किया, सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ, एंड व्हेन वी अरेंज ऑल द नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग एनर्जी, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, सो whatever the spectrum we get, that is called as electromagnetic spectrum। तो ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया। और ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव्स, सो माइक्रोवेव्स की रेंज होती है 10⁻⁷ नैनोमीटर, 20,000 नैनोमीटर से ज़्यादा, लेकिन 10⁻⁷ नैनोमीटर से कम, इतनी वेवलेंथ रहने वाली रेडिएशन को आप माइक्रोवेव्स कहते हैं। और उससे भी ज़्यादा यदि वेवलेंथ है तो आप लोग कहते हो वो रेडियो वेव्स है सर। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि एक 8th प्रॉपर्टी की अगर बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि एनर्जी ये फिक्स रहती है, एनर्जी फिक्स है। मतलब जब कभी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करेगी तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की भी वैल्यू होगी, और वेवलेंथ की वैल्यू यदि फिक्स होगी तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी। तो ये एनर्जी जो फ्लो होती है ये ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो होती है अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो होती है, एनर्जी बंडल के फॉर्म में फ्लो होती है, और उस बंडल को, उस पैकेट को हम लोग कहते हैं क्वांटा। यदि मेरे पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ कुछ तो भी है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पैकेट मान के चलो 2 जूल का है, तो दूसरा पैकेट भी 2 ही जूल का रहेगा, तीसरा पैकेट भी 2 ही जूल का रहेगा, 1.5 जूल नहीं रहेगा, 2.5 जूल नहीं रहेगा। मतलब उनके एनर्जी के पैकेट्स की वैल्यू फिक्स होती है। वो पैकेट्स इतने फास्ट या रैपिडली फ्लो होते हैं कि आपको पता लगता है कि ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रैवल हो रही है। बट रिमेंबर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, एंड दैट पैकेट इज कॉल्ड एज क्वांटा, एंड दैट्स व्हाई वी कंसिडर इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्वांटाइज्ड होती है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी भी पर्टिकुलर ही रहेगी, फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। सो उसे क्वांटाइज्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लोग एक कोई एग्जाम्पल आपके समझने के लिए कि आप एक पार्ले जी बिस्किट का एक पैकेट लेने गए, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल की 10 पीस अगर होंगे, तो आपको एक पैकेट लेना पड़ेगा 10 बिस्किट्स का, या फिर 2 पैकेट लेने पड़ेंगे, 10 + 10 20 हो जाएंगे, या फिर 3 पैकेट लेने पड़ेंगे। आप उस ग्रॉसकीपर को, मतलब हम लोग उस शॉपकीपर को नहीं कह सकते ऐसे कि अंकल मुझे 1.5 पार्ले जी का पैकेट चाहिए, नहीं देंगे आप लोगों को, क्योंकि वो पैकेट्स क्वांटाइज्ड है। उस पैकेट्स में प्रेजेंट रहने वाले बिस्किट की संख्या फिक्स्ड है। एक तो 1 लेना पड़ेगा, नहीं तो 2 लेना पड़ेगा, नहीं तो 3 लेना पड़ेगा, नहीं तो 100 लेना पड़ेगा। आप 99.5 नहीं ले सकते, 2.5 पैकेट पार्ले जी दो, ऐसे नहीं कह सकते। तो जैसे पार्ले जी जो बिस्किट है जो वो जैसे क्वांटाइज्ड है, वैसे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। सो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये एनर्जी वेवलेंथ और वेव नंबर के बीच का रिलेशन क्या है, तो इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9 पॉइंट सपोज टू बी। सो द कोरिलेशन बिटवीन, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं आप लोगों को, आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि क्या रिलेशन है। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू, E इज द एनर्जी
H is the Planck's constant, value fixed 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. And nu is the frequency of wave. तर फ्रिक्वेन्सीची जर व्हॅल्यू माहीत असेल तर तुम्हाला त्या वेव्हची एनर्जी काढता येईल. पण फ्रिक्वेन्सी जर माहीत नसेल, वेवलेंथ माहीत असेल, तर मग न्यू फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथमधला रिलेशन काय, तर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे सी बाय लॅम्बडा. म्हणजे जर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी माहीत नसेल, वेवलेंथ माहीत असेल, तर तुम्हाला एखाद्या वेव्हचं वेवलेंथ जर दिलं असेल तर एचची व्हॅल्यू, सी म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ लाईटची व्हॅल्यू आणि लॅम्बडा म्हणजे वेवलेंथची व्हॅल्यू पुट करा, तुम्हाला त्याचं एनर्जी काढता येईल. आणि 1 लॅम्बडा म्हणजेच वेव नंबर. सो एच सी न्यू बार, एच सी न्यू बार इज द वेव नंबर 1 लैम्बडा. सो सर अगर आपको फ्रीक्वेंसी भी नहीं दिया, वेवलेंथ भी नहीं दिया, वेव नंबर दिया गया है, तो अब हम लोग एच सी और न्यू बार वेव नंबर की वैल्यू पुट करके एनर्जी निकाल सकते हैं. तो आपको अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक तो उसका वेवलेंथ पता होना चाहिए, नहीं तो फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, नहीं तो वेव नंबर पता होना चाहिए, नहीं तो फिर एनर्जी पता होना चाहिए. एक भी चीज़ यदि आपको पता चलती है तो आप बाकी की 3 चीज़ें बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. सो सर ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सब चीज़ें क्या है उसको हम लोग देखते हैं सामने. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके माइंड में रखो, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में रखो. सो अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक चीज़ तो ध्यान रखो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी रेडिएशन नहीं चलती, मतलब मॉलिक्यूल में भी वो खास बातें चाहिए. रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जर करायची असेल तर मॉलिक्यूलमध्ये परमनंट डायपोल मोमेंट असायलाच पाहिजे, तरच मायक्रोवेव्ज पास कराल. मायक्रोवेव्ज तेव्हाच त्या मॉलिक्यूलसोबत काहीतरी इंटरॅक्शन करेल आणि तेव्हाच कुठेतरी ग्राफ मिळेल. आपको मॉलिक्यूल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपका मॉलिक्यूल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं. और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मॉलिक्यूल के साथ अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट करेगी और मॉलिक्यूल के बारे में आप लोगों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन देगी. अब हम लोग चल रहे हैं कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही एक्सप्लेन करने के लिए अब मुझे वेवलेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वेव नंबर की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रेफरेंस में ध्यान रखना है. तो चलो अभी हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर या फिर एम्पलीट्यूड, ये सब टर्म समझते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये कोई काम का नहीं आपके लिए, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही तो काम है सर, तो पता होना चाहिए वो सब चीज़ें. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक फील्ड यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये रहा क्रिस्ट, ये रहा ट्रफ, फिर रहा क्रिस्ट, फिर रहा ट्रफ, और इस तरीके से ये रहा. सपोज टू भी मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ किया है. तो अभी हम लोग यदि देखते हैं कि अब हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो सबसे पहले वेवलेंथ की बात करते हैं. और वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्बडा. लैम्बडा से रिप्रेजेंट कहा जाता है. वेव की लेंथ मतलब वेवलेंथ, मतलब क्या होता है, तो ये वेव ट्रैवल कर रही है, एक क्रिस्ट, एक ट्रफ, फिर क्रिस्ट, फिर ट्रफ, ये ऐसे ही चलेगा अल्टरनेट. क्रिस्ट ट्रफ, क्रिस्ट ट्रफ, क्रिस्ट ट्रफ, ऐसे ही अल्टरनेट चलेगा. तो एक क्रिस्ट जहां से शुरू हुआ वो पॉइंट को नोट करो, और दूसरा क्रिस्ट कहां पर शुरू हो रहा है. फिर से ये क्रिस्ट यहां से शुरू हुआ, खत्म हुआ, फिर ट्रफ शुरू हुआ, खत्म हुआ, यहां से सर नेक्स्ट क्रिस्ट शुरू हुआ है. तो 2 कॉन्जिगेटिव क्रिस्ट कहते हैं हम लोग, 2 कॉन्जिगेटिव क्रिस्ट. सो 2 कॉन्जिगेटिव क्रिस्ट के बीच में या 2 सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच में जो कुछ भी अंतर आप लोगों को दिख रहा है, आप एक क्रिस्ट कहाँ से शुरू होता है और दूसरा क्रिस्ट कहाँ से शुरू होता है, वो अंतर गिन लो. एक क्रिस्ट कहाँ से शुरू होता है, एक दूसरा क्रिस्ट कहाँ से शुरू होता है, वो जो अंतर है उसको कहा जाता है वेवलेंथ. सो दिस इज नथिंग बट द वेवलेंथ. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक ट्रफ जहाँ से शुरू होता है और दूसरा ट्रफ जहाँ से शुरू होता है, इनके बीच का अंतर को भी आप लोग कहोगे वेवलेंथ.
So the distance between two consecutive crest or two consecutive trough is called as the wavelength। या फिर कोई भी पॉइंट आप लोग ले सकते हो। सर ये एक पॉइंट लिया मैंने मैक्सिमा वाला और ये दूसरे क्रिस्ट का मैक्सिमा वाला पॉइंट लिया, तो ये दो समान पॉइंट के बीच का जो अंतर होता है उसको भी आप लोग वेवलेंथ कहते हो। सो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ is called as wavelength and it is represented by the symbol lambda। lambda symbol से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं measured in term of, हम नैनोमीटर में गिनते हैं उससे भी छोटा यूनिट, एंगस्ट्रॉम यूनिट में गिनते हैं हम लोग उससे भी छोटा यूनिट, पिकोमीटर में गिनते हैं उससे बड़ा यूनिट हम लोग माइक्रोमीटर में गिनते हैं सर हम लोग सेंटीमीटर में, हम मीटर में, जैसे हमको गिनना है वैसे। बट रिमेंबर दैट एसआई यूनिट इज मीटर, तो मीटर में गिनते हैं सर हम लोग उसे। सो सर ये वेवलेंथ के बारे में, तो वेवलेंथ is the distance between the two successive crest or two successive trough is called as wavelength। अब एक क्रिस्ट कंप्लीट हुआ और एक ट्रफ कंप्लीट हुआ है, तो एक क्रिस्ट और एक ट्रफ जब कंप्लीट हुआ तो आप कहते हो कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। सर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, तो ये जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, अब ऐसे कितने ऑसिलेशन, एक क्रिस्ट एक ट्रफ, एक सेकेंड में ऐसे कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं, तो उसको कहा जाता है सर फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ वेव्स ट्रॅव्हलिंग पर सेकंड, एका सेकंदामध्ये असे किती ऑसिलेशंस होतात। पहाड़ी अगर बड़ी है, क्रिस्ट बड़ा है, ट्रफ भी बड़ा है, तो डेफिनेटली वेवलेंथ भी बड़ी रहेगी, और वेवलेंथ अगर बड़ी रहेगी तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा समय लगेगा, तो एक सेकेंड में कम ऑसिलेशन होंगे सर, तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। सो वेवलेंथ ज़्यादा है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम विल बी लेस, frequency will be less। तो frequency another term and these frequency is represented by the symbol nu। ऐसे v की तरह, स्मॉल v की तरह लिखता हूं मैं, न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं NU। सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम। मैं एक ऑसिलेशन को यहां पर वेव कह रहा हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम, ऐसे कितने ऑसिलेशंस होते हैं एक सेकेंड में। तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली सर ऑसिलेशंस कम होंगे एक सेकेंड में, मतलब फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। इट मीन्स दैट सो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज न्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्बडा। सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल मैंने 1 किलो आप लोगों को कोई बेसन दिया है और 1 किलो बेसन देकर मैंने आपको कहा कि इसके लड्डू बनाओ, और मैंने कहा कि लड्डुओं का साइज़ बड़ा रहना चाहिए, तो आप कहोगे सर लड्डुओं का साइज़ बड़ा रहेगा तो लड्डुओं की संख्या कम निकलेगी 1 किलो बेसन में। और दूसरी बार मैं कह रहा हूँ दूसरे कैंडिडेट को कि भैया साइज़ छोटा रहना चाहिए लड्डुओं का, तो उस भाई साहब ने लड्डुओं ज़्यादा बनाए, क्यों, साइज़ कम था सर। वैसे ही सेम वेवलेंथ ज़्यादा है तो एक सेकेंड में कंप्लीट होने वाले ऑसिलेशंस की संख्या कम रहेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो हम वेव नंबर की बात करते हैं। हम लोग जनरली वेव को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसी हम लोग वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का क्या रिलेशन है, ये इक्वेशन ध्यान रखो। सर फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड में ऐसे कितनी साइकिल कंप्लीट, ये एक क्रिस्ट एक ट्रफ मतलब एक ऑसिलेशन एक साइकिल, तो ऐसे कितने साइकिल एक सेकेंड में कंप्लीट होते हैं उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, जिसको हम लोग HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर की तरफ चलते हैं, तो वेव नंबर क्या है सर? वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1 लैम्बडा। सो 1 लैम्बडा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा।
1/x म्हणजे एक्सचा रेसिप्रोकल, 1/y म्हणजे वायचा रेसिप्रोकल, 1/λ म्हणजे वेवलेंथचा रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर. लेकिन ऐसे फॉर्मूले से नहीं समझ में आएगा वेव नंबर का कंसेप्ट. वेव नंबर क्या है? सो वेव नंबर का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड. एके सेकंदामध्ये असे किती ऑसिलेशन्स कंप्लीट होतात. वेवलेंथ जास्त असेल तर ऑसिलेशनची संख्या कमी असेल, वेवलेंथ जर कमी असेल तर ऑसिलेशन जास्त होतील एका सेकंदामध्ये. नंबर ऑफ वेव्ज पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स पर सेकंड. आणि वेव नंबर म्हणजे काय, तर वेव नंबर म्हणजे की 1 सेंटीमीटर समजा मी अंतर घेतलं, 1 सेंटीमीटर समजा अंतर घेतलं, किंवा असं समजून चला ना मी 1 मीटर तुम्हाला अंतर देतो आहे, आणि 1 मीटर अंतरामध्ये आता किती ऑसिलेशन्स कंप्लीट होतील. मग सर वेवलेंथ जर जास्त आहे तर मग 1 मीटरमध्ये कमी बसतील फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. उसके बाद में अगर हम लोग वेव नंबर का अगर रिलेशन जोड़ते हैं, सो एक चीज ध्यान रखो कि वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब इतनी बड़ी वेव है, एक ऑसिलेशन इतना बड़ा अंतर है, तो अब 1 मीटर यदि मैं आपको अंतर देता हूं तो ऐसे कितने ऑसिलेशन्स उसमें फिट बैठेंगे. सर वेवलेंथ जास्त आहे तर मग 1 मीटरमध्ये कमी वेव्ज फिट बसतील. वेवलेंथ जर कमी आहे तर 1 मीटरमध्ये जास्त ऑसिलेशन्स फिट बसतील, जास्त वेवलेंथ फिट बसतील. म्हणजेच सर इधर भी वैसे ही वेवलेंथ ज़्यादा तो वेव नंबर कम, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वेव नंबर का मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, कि ऐसी कितनी वेवलेंथ फिट बैठेगी, लैम्बडा की वैल्यू ऐसे कितनी फिट बैठेगी 1 मीटर में. सर वेवलेंथ जर जास्त आहे तर लॅम्बडाच्या व्हॅल्यू कमी फीड बसतील 1 मीटरमध्ये, आणि वेवलेंथ जर कमी आहे तर लॅम्बडाच्या व्हॅल्यू जास्त फीड बसतील 1 मीटरमध्ये. नंबर ऑफ वेव्ज पर यूनिट लेंथ, और यहां पर आपने कहे नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड. सो रिमेंबर दैट कि फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ में क्या रिलेशन है, वेव नंबर का वेवलेंथ के साथ में क्या रिलेशन है. सो रिमेंबर दैट फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. सो वेवलेंथ जर जास्त असेल तर 1 सेकंदामध्ये असे ऑसिलेशन कमी होतील, आणि नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. सो एंड रिमेंबर दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. जितकी जास्त फ्रीक्वेंसी असेल तितकंच जास्त त्या वेवचं एनर्जी सुद्धा असेल. ये चीज़ आप लोग ध्यान में तो रख ही लोगे, और ये कुछ 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि कैसा किसके साथ क्या रिलेशन होता है. सो वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. फॉर्मूला इज न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ. सो आफ्टर दैट अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी के बारे में, सो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v, और वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमारी वेव एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, सर उसको कहेंगे हम लोग वेलोसिटी. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. और उसके बाद ऐसे ही एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड जनरली हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ नहीं करते, जिसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. सर वेव नंबर को 1/λ, लॅम्बडा म्हणजे मीटरमध्ये मोजता, मग वेव नंबरला कशामध्ये मोजाल, मीटर इन्वर्समध्ये, किंवा स्मॉल घ्यायचा है CGS यूनिट तर सेंटीमीटर इन्वर्समध्ये. सो वेलोसिटी का यूनिट तो आप लोगों को पता है मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS यूनिट. एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो देखो ये वेव ट्रैवल कर रही है, तो ट्रैवल करते समय ये पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, और ये रही मीन पोजीशन, ये ऐसे हो रहा है ना, जितना ऊपर क्रिस्ट है उतना ही नीचे ट्रफ भी है. तो आपकी ये रही मीन पोजीशन. इस मीन पोजीशन से
आपका पार्टिकल, आपकी वेव कितनी हाइट अचीव करता है, मतलब पहाड़ी की ऊंचाई, क्रिस्ट की ऊंचाई और ट्रफ की गहराई, सर उसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ड्यूरिंग इट्स प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को वेव के बारे में समझना पड़ेगा। वेवलेंथ जास्त आहे तर फ्रिक्वेन्सी कमी असेल, फ्रिक्वेन्सी कमी आहे तर एनर्जी पण कमी असेल, वेवलेंथ कमी, फ्रिक्वेन्सी जास्त आणि एनर्जी सुद्धा जास्त। वैसे ही आप वेव नंबर के रेफरेंस में भी बात कर सकते हो। वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब इन शॉर्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर। अगर बात करते हैं कि सर वेवलेंथ के बारे में, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर एंड ऑल दीज टर्म्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब कुछ चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमें हमारे माइंड में सेट करना है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है सर, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की हो सकती है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शायद थोड़ा सा बताया, हिंट दिया था कि सर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब मैटर के ऊपर रेडिएशन, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब इरेडिएट करोगे तो हम क्या चेक करते हैं, ये रहा मैटर, और इस मैटर के ऊपर जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इरेडिएट करोगे, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये मैटर कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारी वजह है कि उसके ट्रांसलेशन मोशन के साथ इंटरैक्ट करेगा, मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा। तो सर ऐसे केसेस में वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। सो रेडिएशन जब एब्जॉर्ब होगी, रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड, तो हम लोग फिर अंदाजा लगाते हैं कि ये मॉलिक्यूल ने कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब्ड किया है, और इतनी रेडिएशन यदि ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल ने इतनी रेडिएशन किस वजह से एब्जॉर्ब किया होगा। सो रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड इज चेक्ड एंड ऑन दैट बेसिस वी कंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितने एनर्जी की वेव्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्यों कर रहा होगा इतनी ही एनर्जी की वेव्स, उसके भरोसे पर हम उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में अंदाजा लगाना शुरू करते हैं एंड दैट इज द मेन थीम ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा क्या होता है कि जब कभी हम कोई मॉलिक्यूल को, मैटर को जब हम एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देने के बाद अब ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, मतलब एनर्जी पहले के तुलना में बढ़ेगी, और एनर्जी पहले के तुलना में जब बढ़ेगी तो यदि हम लोग मैटर को कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद डेफिनेटली द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और द सिस्टम अंडरगोज एक्साइटेड स्टेट, उसकी एनर्जी पहले के तुलना में बढ़ जाएगी। सो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जब आपका सिस्टम जाएगा तो डेफिनेटली फॉर दैट पर्पज इट विल रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड यू हैव प्रोवाइडेड सम एनर्जी। द मॉलिक्यूल्स और एटम्स अंडरगोज एक्साइटेड स्टेट इन विच दे प्रमोट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। एब्जॉर्ब कर लिया, और यदि मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट पर जाता है, यदि आपका सिस्टम हायर एनर्जी स्टेट पर जाता है, पहले लोअर एनर्जी स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में था, और जैसे ही एनर्जी दिए तो मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट में गया। अब जब ये मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट से वापस लोअर एनर्जी लेवल पर आने की कोशिश में रहेगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब आपने एनर्जी दिए तो ज़्यादा स्टेबल स्टेट में रहने वाला अब आपका सिस्टम हायर एनर्जी स्टेट में चले गया, क्योंकि उसको एनर्जी मिली है।
लेकिन वापस उस सिस्टम को लोअर एनर्जी लेवल पर आना ही होगा, और लोअर एनर्जी लेवल पर जब आएगा तो डेफिनेटली हायर से लोअर पर जब आएगा तो डेफिनेटली सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। सो कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। अब वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल सकती है, और यदि ये एनर्जी रिलीज्ड हो रही है मतलब कितने एनर्जी की रेडिएशन इमिट हो रही है। सो वी चेक हियर एनर्जी इमिटेड। सो इमिटेड एनर्जी को चेक करते हैं, इमिटेड एनर्जी को या इमिटेड रेडिएशन को चेक करते हैं, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी कैन कंक्लूड कि ये मॉलिक्यूल ने इतनी रेडिएशन क्यों इमिट किया होगा। सो उसके बेसिस पर हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसको कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें ग्रेजुएशन लेवल पर, बीएससी लेवल पर इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई भी कंटेंट पढ़ना नहीं है। हमें जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक पढ़नी है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक पढ़नी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़ते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वैसे ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पर हमारा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब क्यों करता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और उसके बेसिस पर हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में अंदाजा लगाते हैं। सो दिस इज अबाउट द लिटिल बिट आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, उसको एनर्जाइज्ड किया जाता है। सो गैसियस सिस्टम जो कुछ भी एनर्जाइज्ड स्टेट में गया है, सो व्हेन इट विल कम टू द ग्राउंड स्टेट इट विल इमिट सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन, और कितनी रेडिएशन इमिट हो रही है उसके बेसिस पर हम उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन पता करते हैं। जैसे कि स्टार्स की अगर बात, जो एस्ट्रोनॉमिकल स्पेसीज होती है, उन एस्ट्रोनॉमिकल स्पेसीज का पता लगाने के लिए कोई स्टार से बाहर निकलने वाली एनर्जी कितनी है, और उस एनर्जी के बदौलत, उस इमिटेड रेडिएशन के बदौलत हम उस स्टार के बारे में या उस एस्ट्रोनॉमिकल स्पेसीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जनरली ये इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम एलिमेंट डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग ये इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करेंगे। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी टॉपिक केमिस्ट्री में है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर हमको कोई इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़नी। अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मतलब मॉलिक्यूल ने कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, सिस्टम ने कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब किया। सो बेस्ड ऑन दीज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, और रेडिएशन कितनी एब्जॉर्ब करेगा कोई सिस्टम, ये डिपेंड करता है, ये डिसाइड करते हैं दो लॉज। सो बेस्ड ऑन द टू लॉज, दो लॉज के ऊपर डिपेंड, दो ये लॉज है, ये हमें बताते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल कितने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये दो लॉज को कहा जाता है फोटोमेट्री, लॉज ऑफ फोटोमेट्री। फर्स्ट इज लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, और उसको कहते हैं हम लोग सेकेंड को बियर्स लॉ। तो ये दोनों लॉज हमको डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, ध्यान रखना, हमें डिटेल में नहीं पढ़ने ये दोनों लॉज। इसका डेरिवेशन भी है आपको एक सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को लैम्बर्ट्स लॉ का डेरिवेशन, बियर्स लॉ का डेरिवेशन, उसके बाद लैम्बर्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल्स, बियर्स लॉ के न्यूमेरिकल्स, ये भी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अभी तो फिलहाल हम लोगों को एक रफ आइडिया चाहिए कि जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बनी हुई है, जिसके बेसिस पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ट है, ऐसे लॉज का एक कुछ इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगा। सो इंट्रोडक्शन किस तरीके का रहेगा, मैं उसके डेरिवेशन के तरफ नहीं जाऊंगा दोस्तों, मैं उसके न्यूमेरिकल्स के तरफ नहीं जाऊंगा, बस एक रफ आइडिया आप लोगों को दे रहा हूं जो हमारे यूनिट के लिए काफ़ी रहेगी। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है सर? लैम्बर्ट्स नाम का साइंटिस्ट और लैम्बर्ट्स लॉ के साइंटिस्ट ने ये जो लॉ बनाया है कि कोई मॉलिक्यूल कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा,
कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बताया है मुझे लैम्बर्ट्स लॉ ने। सो लैम्बर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड। तो सॉलिड चीज़ों के लिए, मतलब क्रिस्टल्स वगैरह जो होते हैं सॉलिड क्रिस्टल्स, उन सॉलिड क्रिस्टल्स की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये लैम्बर्ट्स लॉ काम आते हैं। जबकि सेकेंड जो लॉ होता है, जो बियर्स लॉ है, बियर्स नाम के साइंटिस्ट ने रखा, लेकिन उसने लैम्बर्ट्स लॉ को गलत नहीं कहा। लैम्बर्ट्स लॉ मतलब गलत नहीं, लेकिन इनकम्प्लीट था। तो लैम्बर्ट्स लॉ को ही उसने एक्सटेंड किया, तो उसे बियर लैम्बर्ट्स लॉ भी कहते हैं। यदि एग्जाम में आपको रहता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ बियर्स लॉ, तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट बियर लैम्बर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट। तो या बियर लैम्बर्ट्स लॉ पूछते हैं तो आप बियर्स लॉ का स्टेटमेंट, मतलब सेम चीजें। सो अब ये जो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ है ये सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो हम लोग बात करते हैं सर सॉल्यूशन की, लिक्विड स्टेट में रहने वाले सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है? सो एक चीज ध्यान रखो कि कोई भी सैंपल के ऊपर जब आप रेडिएशन पास करोगे, तो रेडिएशन जब पास करोगे तो उस रेडिएशन की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, एंड I नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ में लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। एनर्जी इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ, intensity is not related to the wavelength. वेवलेंथ वाढली एनर्जी कमी होईल, पण कमी एनर्जी असलेल्या रेडिएशन ह्या जास्त इंटेन्सिटीच्या पण राहू शकतात, कमी इंटेन्सिटीच्या पण राहू शकतात। वेवलेंथ जास्त आहे एनर्जी कमी, वेवलेंथ कमी आहे एनर्जी जास्त, मग कमी एनर्जी असलेल्या वेव्ज ह्या जास्त इंटेन्सिटीच्या पण राहू शकतात, कमी इंटेन्सिटीच्या पण राहू शकतात। जास्त एनर्जी असलेल्या वेव्ज सुद्धा सेम, कमी इंटेन्सिटीच्या राहू शकतात, जास्त इंटेन्सिटीच्या पण राहू शकतात। इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वेव्स की भीड़ कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है ये नहीं देखना है, भीड़ कितनी है, क्राउडनेस क्या है। सो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ में कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, ये चीज ध्यान रखो। सो मैं अब इंटेंसिटी को गौर करूंगा। लेट I0 बी द इंटेंसिटी, I0 बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और जब वो हमारे सैंपल से गुजरेगा तो सैंपल कुछ रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करने की वजह अलग अलग है, आप कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड है सर कि हमारा मॉलिक्यूल कौन से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और क्यों एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी अलग अलग वजह है जो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है। सो I0 बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सो सर्टन अमाउंट ऑफ रेडिएशन विल गेट एब्जॉर्ब एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। उसके बाद में बची हुई कुछ रेडिएशन क्या हो जाएगी, कुछ रेडिएशन वापस आ जाएगी टकरा कर, तो उसको कहोगे आप लोग रिफ्लेक्टेड रेडिएशन की इंटेंसिटी, IR बी द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। और बची हुई रेडिएशन सैंपल के पार चले जाएगी, दैट इज transmitted radiation, IT intensity of transmitted radiation. So remember that whenever a radiation is passed through any sample, so definitely three type of phenomenon will be there: reflection, absorption and transmission. आर पार निकल जाना, बची कुची जो कुछ भी रेडिएशन है आर पार चले गई है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि अब आपको I0 अगर निकालना है तो आप तीनों को क्या करोगे, ऐड IR प्लस IA प्लस IT। लेकिन रिफ्लेक्शन की वैल्यू ये निग्लेक्ट करते हैं हम लोग, निग्लिजिबल रहती है, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट, होमोजिनस ट्रांसपेरेंट, मतलब मॉलिक्यूल ऐसे वहाँ पर कोई ये नहीं रहेंगे कि रेडिएशन जाएगी टकराएगी वापस आएगी, नहीं, रेडिएशन तो मॉलिक्यूल को चीर कर भागने वाली है कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद। रिफ्लेक्शन के चांसेस हम लोग यहाँ पर 0 दिखाते हैं, क्योंकि मुझे लेना है ट्रांसपेरेंट होमोजिनस मीडियम। सो ट्रांसपेरेंट होमोजिनस मीडियम लेने की वजह से इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज निग्लिजिबल एंड दैट्स व्हाई इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज नाउ द एडिशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। कोई भी मशीन आपके पास में नहीं है
कि आपको कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब किया ये बताएगा, आपको पता चलता है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सर कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई, उसमें हमारा इंटरेस्ट है क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई, लेकिन एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन कितनी हुई इसकी इंटेंसिटी आपको कोई मशीन नहीं बताता। तो ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी बताने के लिए हम सामने फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगाते हैं, और वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल ट्रांसमिटेड रेडिएशन को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिक करंट दिखाता है गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर से पता चलता है ट्रांसमिटेंस का वैल्यू, कि आपका मॉलिक्यूल रेडिएशन कितनी ट्रांसमिट कर रहा है। सो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन अगर आपको पता चल जाता है, I0 तो आपको पता है क्योंकि आपने रेडिएशन पास किए, तो डेफिनेटली आपको क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। और ये रेडिएशन कितनी एब्जॉर्ब हुई उसके बेसिस पर आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में अंदाजा बांधते हो। तो ये सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का हिसाब। अब मैं चल रहा हूं कि ये रेडिएशन कितनी एब्जॉर्ब होगी, तो लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं कि रेडिएशन कितनी एब्जॉर्ब होगी, तो लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं उसके वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक सैंपल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई तो भी सैंपल लिया, और सैंपल जिस कंटेनर में लिया उस कंटेनर का लेंथ है सपोज टू बी 1 सेंटीमीटर। दूसरी बार मैंने दूसरा कंटेनर लिया, उस कंटेनर का अब लेंथ चौड़ाई ये ज़्यादा है सर, सपोज टू बी 2 सेंटीमीटर। और वैसे ही यदि मैं फिर से एक बड़ा कंटेनर लेता हूँ और यहाँ पर यदि मैं सैंपल रखता हूँ, तो यहाँ पर अब ये सैंपल का थिकनेस पाथ लेंथ मान के चलो 3 सेंटीमीटर है। तो कहना क्या है, कहना क्या है, लैम्बर्ट्स लॉ कहता है कि जब आप रेडिएशन पास करोगे तो रेडिएशन पास करोगे तो I0 बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, IA be the intensity of absorbed radiation and IT be the intensity of transmitted radiation। तो जहां कम एब्जॉर्ब होगा वहां ट्रांसमिटेंस ज़्यादा, जहां ज़्यादा एब्जॉर्बेंस वहां ट्रांसमिटेंस कम। ये बात तो आप लोग इजीली समझ सकते हो। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या कह रहे हैं कि जब कभी रेडिएशन आप पास करोगे, सो सर सम अमाउंट विल बी एब्जॉर्ब एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रांसमिटेड। रिफ्लेक्शन के 2 चांसेस आपने 0 कर दिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट होमोजीनस मीडियम लिए, यहाँ ट्रांसपेरेंट होमोजीनस सॉल्यूशन, यहाँ ट्रांसपेरेंट होमोजीनस मीडियम कहते हो। सो लैम्बर्ट्स लॉ का कहना है कि यहाँ पर जब रेडिएशन पास होगी तो रेडिएशन सैंपल के साथ इंटरैक्ट 1 सेंटीमीटर के अंतर पर होगी। दूसरी बार रेडिएशन जब इंटरैक्ट होगी तो रेडिएशन को सैंपल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कितने सेंटीमीटर की दूरी मिलेगी, 2। और यहाँ पर सैंपल को मॉलिक्यूल के सैंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सैंपल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए ज़्यादा अंतर मिलेगा 3 सेंटीमीटर। जितना ज़्यादा समय रेडिएशन आपके सैंपल के कांटेक्ट में रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका सैंपल रेडिएशन को इमिट करेगा। मतलब एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा जैसे जैसे आप लोग पाथ लेंथ बढ़ाते जाओगे। सो एब्जॉर्बेंस अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ ट्रांसमिटेड रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सपोज टू बी 100, यहाँ पर रेडिएशन ट्रांसमिट हुई है, आर पार निकली है 30, ठीक है, 70 एब्जॉर्ब हुई, या फिर मान के चलो 50 एब्जॉर्ब हुई, 50 एब्जॉर्ब हुई, 50 ट्रांसमिट हुई। यही रेडिएशन जब आप ये बड़े सॅम्पल होल्डर से पास करोगे, मॉलिक्यूल तेच आहेत, कॉन्सन्ट्रेशन तोच आहे, पण आता तुमच्या रेडिएशनला जास्त अंतर मॉलिक्यूल सोबत इंटरॅक्ट करायला मिळतो, म्हणून आता तुमचा मॉलिक्यूल सॅम्पल जास्त रेडिएशन ॲब्झॉर्ब करेल आणि ट्रान्समिटेड रेडिएशन मला आता फक्त 30च दिसतील, कारण की सॅम्पल सोबत इंटरॅक्ट करण्यासाठी रेडिएशनला जास्त वेळ मिळतो आहे, म्हणजे जास्त ॲब्झॉर्बन्स होईल, ट्रान्समिटेड रेडिएशनची इंटेन्सिटी पहिलेपेक्षा कमी होऊन जाईल। आणि इथे तर ट्रान्समिटेड रेडिएशनची इंटेन्सिटी फक्त 10च दिसते आहे, कारण की इथे रेडिएशन को सैंपल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए 3 सेंटीमीटर मिला है। मतलब जितना ज़्यादा समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल के कांटेक्ट में रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका सैंपल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही कम इंटेंसिटी रहेगी ट्रांसमिटेड रेडिएशन की। सो यहाँ पर डिक्रीज कितने से हो रहा है,
यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है 50 से, यहाँ पर डिक्रीज कितने से हो रहा है 100 माइनस 30, पहले 100 थी और आपको दिख रही है 30, कितने से डिक्रीज हुआ 70 से, मतलब 70 एब्जॉर्ब किया। और यहाँ पर कितने से डिक्रीज हो रहा होगा, पहले 100 थी, ट्रांसमिटेड 10 है, मतलब 90 एब्जॉर्ब हुई है। मतलब आपके रेडिएशन की इंटेंसिटी या 90 से कम हुई या 70 से कम हुई, यहाँ पर 50 से कम हुई। सो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, मतलब एब्जॉर्बेंस बढ़ता जा रहा है। सो लैम्बर्ट्स लॉ का कहना वही है कि जैसे जैसे आप इस रेडिएशन, जैसे जैसे पाथ लेंथ बढ़ाओगे, थिकनेस बढ़ाओगे मीडियम का, वैसे वैसे आपका सैंपल ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। सो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीजिंग, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन डिक्रीजेस, पण डिक्रीज किती झाली 50, मग 70, मग 90. सो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस, तो मॅग्निट्यूड वाढत आहे कमी होण्याचं. सो लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमॅटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमॅटिक रेडिएशन म्हणजे एकाच वेवलेंथची रेडिएशन, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमॅटिक रेडिएशन इज पास थ्रू ट्रांसपेरेंट होमोजेनस मीडियम, then the decrease in the intensity of incident radiation, decrease म्हणजे मायनस, decrease in the intensity of incident radiation कितीने कमी झाली, the decrease in the intensity of incident radiation with respect to path length dx, कितीने path length वाढवत आहात तुम्ही. तर जसजशी path length वाढवत आहात तसतसं ट्रान्समिटेड रेडिएशनची इंटेन्सिटी डिक्रीज होण्याचं मॅग्निट्यूड वाढतो आहे. सो डिक्रीज इन द इंटेन्सिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पाथ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. सिंपली सेइंग, वो उसका एक्सप्लेनेशन वो सब डेरिवेशन के समय में समझेगा. अभी फिलहाल एक समझो कि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाओगे मीडियम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ज़्यादा समय मिलते जाएगा सैंपल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, और अब आपका सैंपल ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते जाएगा. सो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पाथ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. और यहाँ पर ये तो सॉल्यूशन के लिए दिया गया, सॉल्यूशन के लिए. अब हम लोग क्या करेंगे, पाथ लेंथ चेंज नहीं करेंगे. बियर्स ने अलग लॉ बनाया, अब पाथ लेंथ चेंज मत करो. तो यहाँ जैसे जैसे पाथ लेंथ बढ़ा रहे थे तो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ रही थी, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की वैल्यू बढ़ रही थी, ट्रांसमिटेड रेडिएशन की वैल्यू कम हो रही थी, मतलब एब्जॉर्बेंस बढ़ता जा रहा था. लैम्बर्ट्स लॉ. सो स्टेटमेंट पूछते हैं एग्जाम में कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इज पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट होमोजेनस मीडियम, देन द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डी आई, म्हणजे डिक्रीज कितीने झालं, विथ रिस्पेक्ट टू पाथ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप समझने के लिए लिख सकते हो माइनस डी आई अपॉन आई, म्हणजे टोटल इंटेन्सिटी पैकी किती कमी झाली ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे तुम्ही पाथ लेंथ किती चेंज केलं. पाथ लेंथ जर जितकी जास्त वाढवत जाल तितकं जास्त डिक्रीज होण्याचं मॅग्निट्यूड सुद्धा वाढत जाईल. सो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो. इसका डेरिवेशन वगैरह फिलहाल हमें कोई भी ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को उसका डेरिवेशन भी बताऊंगा आपको. सो बियर्स लॉ क्या कहते हैं, बियर्स कहते हैं कि अब आप एक काम करो, पाथ लेंथ उतना ही रखो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी दूसरे बीकर में भी आप लोग वैसे ही 1 सेंटीमीटर, और वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 1 मिनट के अंतर पर ही इंटरैक्ट होगी, यहाँ पर भी इतना ही, यहाँ पर भी इतना ही, मतलब मिलने वाला समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके साथ इंटरैक्ट होने के लिए समान मिलने वाला है. तो बियर्स क्या कहते हैं, तो ठीक है भैया, पाथ लेंथ के ऊपर तो डिपेंड है. आप जो कह रहे हो कि एब्जॉर्बेंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे पाथ लेंथ बढ़ाओगे, वो बात से आपकी मैं सहमत हूं. लेकिन मेरी भी एक बात है कि यहां पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया 1 मोलर, यहां पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया 2 मोलर, और यहां पर लिया कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर. मतलब मैं हमारे सॅम्पल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं. कॉन्सेंट्रेशन म्हणजे काय, तर एखादा सोल्यूशन जेव्हा बनवता तर सॉल्यूट किती ॲब्झॉर्ब करतो आहे,
सॉल्यूटचा प्रमाण किती आहे, कारण की हमारे जो हीरो है वो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं, सॉल्यूट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। सो मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहा हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़े, कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाया मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है सर। तो बियर्स कहते हैं कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे ही यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज सपोज टू बी I0 इक्वल्स टू 100 और ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी रहेगी सपोज टू बी 50, मान के चलो ना, आंकड़े सिर्फ समझाने के लिए। तो डिक्रीज कितने से हो रहा है, 50 से डिक्रीज हो रहा है सर यहाँ पर भी वैसे ही रेडिएशन पास किए सब इंटेंसिटी की, ट्रांसमिट हुई अभी सिर्फ 30 ही, मतलब डिक्रीज कितने से हुआ है, 70 से डिक्रीज हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ है मतलब उतना एब्जॉर्ब हुआ है। यहाँ पर भी वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वाज 100 और ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी जब चेक किए तो वो दिखी 10, तो कितने से डिक्रीज हो रही है दोस्तों, 90 से डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ही इन्क्रीज होता है, डिक्रीज होण्याची व्हॅल्यू इन्क्रीज होता है, म्हणजे इथे कमी ॲब्झॉर्बन्स, इथे जास्त ॲब्झॉर्बन्स, इथे मॉलिक्यूल जरा जास्तच रेडिएशन ॲब्झॉर्ब करतो। ॲब्झॉर्बन्सची व्हॅल्यू डिपेंड करते कॉन्सन्ट्रेशनवर, पाथ लेंथवर तर डिपेंड आहेच, पण बियर्स लॉ म्हणतो की जैसे जैसे आप कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने वाले जो खिलाड़ी है मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनकी संख्या भी बढ़ेगी और एब्जॉर्ब करने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, तो अब ज़्यादा मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब यही सैंपल ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने वाला है। सो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ, और यहाँ पर कहा गया है एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। As concentration increases, number of particles that are going to absorb the radiation increases, so definitely more amount will be absorbed. So absorbance is directly proportional to the concentration. ये बियर्स लॉ, लेकिन बियर्स ने खुद के लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ दोनों को जब क्लब किया तो क्लब करने के बाद जब वो इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन क्या था, ये तो यहाँ पर था when a beam of monochromatic radiation is passed through, when a beam of monochromatic radiation is passed through transparent homogeneous medium, पण इथे मात्र transparent homogeneous solution, when a beam of monochromatic radiation is passed through transparent homogeneous solution, then decrease in the intensity of incident radiation with respect to path length is directly proportional to the intensity of incident radiation as well as concentration of solution. म्हणजे पाथ लेंथवर तर डिपेंड आहे, पण कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढवाल तरी सुद्धा तसंच होईल। तो ये जब हमको सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद मुझे इक्वेशन मिला A इक्वल्स टू एप्सिलॉन CX, एक्स म्हणजे पाथ लेंथ किती आहे, C म्हणजे तुमच्या सोल्युशनचा कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, एप्सिलॉन म्हणजे मोलर ॲब्झॉर्प्टिव्हिटी आणि A म्हणजे ॲब्झॉर्बन्स। तो ये है Beer-Lambert's law का फाइनल इक्वेशन। वी डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स द डेरिवेशन, तो सिंपली से लैम्बर्ट्स लॉ कहते थे जैसे जैसे पाथ लेंथ बढ़ाओगे आपका सैंपल उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, और बियर्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप पाथ लेंथ भी बढ़ाओगे और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाओगे वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। सो यहाँ पर -di/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पर -di/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बस एक चीज़ मैंने ऐड कर दिया कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज द सम रफ आइडिया अबाउट द बियर्स लॉ। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाली जो टर्म है एब्जॉर्बेंस, आपको एग्जाम में क्या रहता है, स्टेट लैम्बर्ट्स लॉ, स्टेट बियर्स लॉ, बियर्स लॉ का इक्वेशन कभी पूछ सकते हैं। तो अभी कुछ टर्म्स हम लोगों को बस ओरली हमको समझना है कि क्या होता है सर। तो वहाँ पर एक टर्म जो समझनी होती है मुझे, ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है IT/I0। I0 म्हणजे इन्सिडेंट रेडिएशनची इंटेन्सिटी आणि IT म्हणजे पार गेलेल्या ट्रान्समिटेड रेडिएशनची इंटेन्सिटी। मग या दोघांचाही जेव्हा रेशिओ काढता तर तेव्हा म्हणता तुम्ही त्याला ट्रान्समिटन्स। सो ट्रान्समिटन्स इज द रेशियो ऑफ intensity of transmitted radiation and intensity of incident radiation is called as transmittance।
त्याला ट्रान्समिटन्स म्हणायचं. त्याच्यानंतर ॲब्झॉर्बन्स जर तुम्हाला कोणी विचारलं की ॲब्झॉर्बन्स ए म्हणजे काय, ट्रान्समिटन्सला टीने रिप्रेझेंट करता, ॲब्झॉर्बन्सला एने रिप्रेझेंट करता. सो ॲब्झॉर्बन्स ए म्हणजे काय, तर ॲब्झॉर्बन्स म्हणजेच ए इक्वल्स टू निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 ऑफ आय नॉट अपॉन आय टी. लॉग टू द बेस पॉजिटिव, ए इक्वल्स टू log 10 आई नॉट अपॉन आई टी. तो ये बन गई सर वैल्यू. मतलब अब मैं क्या बनेगा इक्वेशन, एब्जॉर्बेंस इज द लॉगरिदमिक रेशियो ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रान्समिटेड रेडिएशन इज कॉल्ड एज ॲब्झॉर्बन्स. त्यालाच जर लिहायचं असेल तर ए इक्वल्स टू सर आय टी वरती आणि आय नॉट खाली जर घ्यायचं असेल तर मायनस साईन समोर आणावी लागेल. मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ आय टी अपॉन आय नॉट, आणि आय टी अपॉन आय नॉट म्हणजेच काय, टी, म्हणजे ॲब्झॉर्बन्स इक्वल्स टू मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ टी. म्हणजे तुम्हाला ट्रान्समिटन्स मिळालं की पटकन ॲब्झॉर्बन्सची व्हॅल्यूसुद्धा काढता येईल. तर ट्रान्समिटन्सची डेफिनेशन काय सांगितलं, द रेशिओ ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ ट्रान्समिटेड रेडिएशन विथ the intensity of incident radiation is called as transmittance. It is represented by T. Absorbance is the logarithmic ratio of intensity of incident radiation and intensity of transmitted radiation is called as absorbance. फॉर्मूला लिखा. और अब मैं कह रहा हूँ कि तीसरी टर्म कौन सी, वो टर्म है एप्सिलॉन. एप्सिलॉन मतलब ही मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट किंवा त्याला ॲब्झॉर्प्टिव्हिटी म्हणायचं. मी लिहित नाही तिथे आता त्याचा अर्थ. एप्सिलॉन मतलब मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट किंवा ॲब्झॉर्प्टिव्हिटी म्हणायचं. मग एप्सिलॉन म्हणजे काय होते, तर इक्वेशनकडे जर बघाल तर इक्वेशन कसा दिसतो तुम्हाला, ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एक्स. मग समजा तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन जर 1 मोलर ठेवलं, म्हणजे 1 मोल पर युनिट लिटर ऑफ सोल्युशन, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन जर तुम्ही 1 मोलर ठेवलं आणि पाथलेंथ जर 1 सेंटीमीटर ठेवलं, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन पण युनिटी, पाथलेंथ पण युनिटी, तर आता हा इक्वेशन काय बनेल, ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन C1 X1 1 इंटू 1 म्हणजे 1 आणि इंटू 1 लिहिण्याची गरज नाही. म्हणजेच सर मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट म्हणजेच ॲब्झॉर्बन्स, पण त्या सोल्युशनने दाखवलेला, ज्या सोल्युशनचा कॉन्सन्ट्रेशन युनिट आहे, ज्या सेलची पाथलेंथ 1 सेंटीमीटर आहे, ते एक पर्टिक्युलर सोल्युशनचा मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट जनरली चेंज होत नाही, ते कॉन्स्टंट असते. सो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट is the ratio, molar extinction coefficient is the absorbance shown by the solution having unit concentration and unit path length is called as molar extinction coefficient. तो ये कुछ हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड 2 इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किए, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं द एग्जैक्ट कंटेंट फॉर एग्जाम. एग्ज़ाम के कंटेंट का हम लोग, एग्ज़ाम के लिए जो कंटेंट एग्ज़ाम जनरली रहता है वो कंटेंट हम लोग सामने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सो हियर आई हैव टू स्टॉप. थैंक यू सो मच.